नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए वक्त हो गया है बड़ी खबरों के रुख करने का फटाफट अंदाज में। बड़ी खबर के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। इंटर सोलर टोटल सोलर सॉल्यूशंस जो बचाए 90% तक आपके घर की बिजली का बिल। आज ही लगवाओ इंटर सोलर पैनल्स। पश्चिम बंगाल और असम में आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। वोटिंग की शुरुआत सुबह 7 बजे हुई और बता दें आपको, पहले चरण के तहत बंगाल की 30 सीटों पर और असम की 47 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। बंगाल में पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक चलेगा। वहीं असम में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। चुनाव आयोग ने इस बार वोट डालने का समय बढ़ा दिया है। बता दें आपको कि असम में 47 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग हो रही है और असम में विधानसभा की 124 सीटें हैं, जिनमें से 47 सीटों पर पहले चरण का मतदान होगा और ये सीटें ऊपरी असम और साथ ही ब्रह्मपुत्र के उत्तरी किनारे के 12 जिलों में हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें से बांकुरा, पुरुलिया, झारग्राम, पश्चिमी और पूर्वी मिदनापुर जिले को सीटें शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों से मतदान की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जहां आज वोटिंग है, वहां से मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि रिकॉर्ड संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बता दें कि मोदी अभी बांग्लादेश के दौरे पर हैं, जहां से उन्होंने ट्वीट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी बांग्लादेश में स्थित यशस्वी और साथ ही और कांडे मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए मंदिरों को सजाया भी गया है और खास तैयारियां भी की गई हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह ढाका पहुंचे थे, जहां पर खुद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उनका स्वागत किया। कोरोना काल के बाद प्रधानमंत्री मोदी 15 महीने में बाद पहली बार विदेश यात्रा पर हैं। ढाका पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश की सेना की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, जिसके बाद पीएम मोदी ढाका के राष्ट्रीय शहीद स्मारक पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी विजिटर बुक में अपना संदेश भी लिखा, जिसके बाद उन्होंने बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने के अवसर पर पौधारोपण भी लगाया। पौधारोपण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ढाका में बंगबंधु गांधी प्रदर्शनी में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां पर उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। बांग्लादेश के गठन में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी और आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराया था। यही वजह है कि इस खास मौके पर भारत के प्रधानमंत्री बांग्लादेश के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ढाका में आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा है कि बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में शामिल होना उनके जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। पीएम ने बताया कि उनकी उम्र 20-22 साल रही होगी जब उन्होंने साथियों संग बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने असम की रैली में कांग्रेस और उसकी गठबंधन सहयोगी एआईयूडीएफ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि असम में बीजेपी की अगली सरकार बनने पर लव एंड लैंड जिहाद रोकने के लिए कानून बनाएगी। अमित शाह ने मोरीगांव की रैली में कहा है कि बीजेपी एआईयूडीएफ के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल को असम की पहचान नहीं बनने देगी। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि बदरुद्दीन अजमल असम की पहचान है। कांग्रेस पार्टी के लिए बदरुद्दीन अजमल पहचान हो सकते हैं, लेकिन असम के लिए नहीं हो सकते। अमित शाह बोले कि अगर असम में गलती से भी कांग्रेस और बदरुद्दीन की सरकार आई तो फिर असम में फिर से घुसपैठियों की बाढ़ आएगी। कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों मुक्त असम नहीं दे सकती। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पश्चिमी मिदनापुर के डेबरा में एक रैली के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी दंगा कराती है और बीजेपी से सावधान रहें।
ममता बनर्जी ने दरअसल बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि उन्होंने इतनी बुराई की है कि एक दिन वो निश्चित रूप से उसके लिए भुगतान करेंगे। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर महाराष्ट्र राज्य में रविवार से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। राज्य में मॉल्स को 8 बजे बंद करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ऑफिस की ओर से नाइट कर्फ्यू की जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राज्य के कई शहरों में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफे के कारण हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार का अनुमान है कि राज्य में 4 अप्रैल तक कोरोना के एक्टिव मामले 3 लाख से पार हो सकते हैं और मुंबई शहर में इस समय रोजाना लगभग 5,000 मामले आ रहे हैं। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर दरअसल उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मामलों की मॉनिटरिंग जारी है। 2 अप्रैल के बाद संपूर्ण लॉकडाउन पर फैसला लेंगे। एसबीआई की एक रिसर्च रिपोर्ट में दावा यह किया गया है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर करीब 100 दिनों तक चल सकती है। 15 फरवरी से शुरू हुई ये लहर मई तक चल सकती है, जिससे कि कोरोना मामलों की संख्या 25 लाख तक पहुंच सकती है। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा यह गया है कि भारत में फरवरी से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर देखी जा रही है। एसबीआई के आर्थिक अनुसंधान विभाग की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि आने वाले अप्रैल मई के महीने में कोरोना की दूसरी लहर चरम पर होगी। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में भी ये बताया गया है कि लोकल लेवल पर कोरोना संक्रमण और मृत्यु दर में बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन का कोई खास असर नहीं दिखेगा। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एकमात्र विकल्प है वैक्सीनेशन। प्रतिदिन 40 से 45 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाए। मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाने के बाद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें नहीं पता क्यों हटाया गया। देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि सीएम के रूप में 4 साल तक काम करने का मौका मिला। पार्टी में कई बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं। सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए राजनीति की काली सुरंग से पाक साफ बाहर निकल आया हूं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि दरअसल उनके साथ अभिमन्यु की तरह छल किया गया है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में 4 साल तक काम किया। अपने कार्यकाल के दौरान खुद पर कोई भी दाग नहीं लगने दिया। एंटीलिया केस में मनसूख हिरेन की हत्या की जांच अब एटीएस एनआईए के हाथ में आ गई है। इसके बाद एनआईए की टीम देर रात रेती बंदर की खाड़ी में उस जगह गई जहां से मनसूख का शव 5 मार्च को बरामद हुआ था। मनसूख हिरेन की हत्या रात के समय हुई थी और इसीलिए टीम सस्पेंड किए गए। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को लेकर एनआईए की टीम क्राइम सीन पर पहुंची और वहां पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। हरियाणा के फरीदाबाद के निकिता तोमर हत्याकांड में फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों दोषियों तौसिफ और साथी रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस मामले में तौसिफ रेहान को दोषी करार दिया था। दोनों दोषियों की सजा पर कोर्ट में बहस भी हुई है, जिसके बाद सजा का ऐलान किया गया है। तौसिफ और साथी रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बता दें कि शुक्रवार सुबह ही तौसिफ रेहान को फरीदाबाद की कोर्ट में लाया गया, जिसके बाद सजा पर बहस पूरी हुई। बहस के दौरान अभियोजन पक्ष ने फांसी की सजा की मांग की और मामले को गंभीर श्रेणी में लिए जाने की अपील की। हालांकि बचाव पक्ष ने कहा है कि दोषी मेडिकल का छात्र है और पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वहीं मामले में सजा के ऐलान के बाद निकिता के पिता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम ऊपरी अदालत का रुख करेंगे। मौजूदा फैसले से वो असंतुष्ट भी हैं। वहीं तौसिफ और साथी रेहान को उम्र कैद की सजा के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया और कहा, हम फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। आरोपियों को फांसी की सजा दिलवाने के लिए उच्च अदालत में अपील भी की जाएगी। तौसिफ रेहान के अलावा इस मामले में अजरुद्दीन नाम के शख्स पर भी
आरोप था। हालांकि उस पर आरोप सिद्ध नहीं हो पाया और इसी वजह से अदालत ने उसे बरी कर दिया था। आपको बता दें कि 26 अक्टूबर 2020 को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर के कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या की गई थी और इस मामले में 55 गवाह पेश किए गए थे, जिसमें से 2 बचाव पक्ष की तरफ से थे और 1 अक्टूबर को इस मामले का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हुआ। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते में उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया जाएगा। मुख्तार अंसारी के मुकदमे और साथ ही उसकी कस्टडी ट्रांसफर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। दरअसल पंजाब सरकार की दलीलों से कोर्ट संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं था। पंजाब सरकार को झटका देते हुए कोर्ट ने मुख्तार को शिफ्ट करने के आदेश दिए। वहीं मुख्तार अंसारी ने कहा है कि यूपी में मुझे जान का खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर मुख्तार को यूपी शिफ्ट किया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये विशेष कोर्ट तय करेगी कि अंसारी को इलाहाबाद या फिर बांदा किस जेल में शिफ्ट किया जाए। आपको दरअसल बता दें कि पिछले कई साल से मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किए जाने की कवायद चल रही थी, लेकिन पंजाब और का रोपड़ जेल प्रशासन बार बार अड़ंगा लगा रहा था। जेल प्रशासन मुख्तार के खराब सेहत का हवाला देता रहा। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 122वें दिन भी जारी है। किसानों की मांग यही है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे। किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के मौके पर शुक्रवार को किसान संगठनों ने भारत बंद किया। आपको बता दें कि कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के भारत बंद का असर हरियाणा में भी देखने को मिला है। किसानों के आह्वान पर हरियाणा के कई जिलों में बाजार बंद नजर आए और वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट दिखा। सीबीआई की टीम ने 11 राज्यों की 100 लोकेशंस पर छापेमारी और इसमें जयपुर, भोपाल और अहमदाबाद भी शामिल है। ये कार्रवाई 3,700 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले से जुड़ी है। इन फ्रॉड को लेकर देश भर में 30 एफआईआर दर्ज हुई है। सीबीआई की यह कार्रवाई देश के अलग अलग बैंकों से मिली शिकायतों के आधार पर स्पेशल ड्राइव के तहत की गई। शिकायत करने वाले बैंकों में पीएनबी, एसबीआई, आईडीबीआई, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंक शामिल हैं। हरियाणा सरकार ने विश्वविद्यालयों में ग्रुप सी और डी के भर्तियों का अधिकार विश्वविद्यालयों से छीन लिया है। विश्वविद्यालयों में अब ये भर्तियां एचएसएससी और सीईटी के माध्यम से होंगी। झज्जर जिले को एक और नगर पालिका का तोहफा मिला है। बादली गांव को अब नगर पालिका बादली के नाम से जाना जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के प्रयासों से बादली को नगर पालिका का दर्जा मिला है। नगर पालिका का दर्जा मिलते ही बादली में खुशी का माहौल है। बादली के पूर्व विधायक और साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के निवास पर पहुंचकर बादली के लोगों ने ढोल की थाप पर खुशी मनाई। बादली नगर पालिका में बादली गांव के साथ पसौर और साथ ही साथ एमपी माजरा गांव को भी शामिल किया गया। 3 गांव को मिलाकर बादली नगर पालिका की सीमाओं के निर्धारण का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग में गोल्ड जीतने के बाद भिवानी पहुंची मंजू रानी का खेल प्रशिक्षकों खिलाड़ियों ने भीम स्टेडियम में जोरदार स्वागत किया। मंजू रानी ने राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 63 किलो बार वर्ग में गोल्ड जीता है। अब वो सीनियर नेशनल टीम की तैयारी में है। आपको बता दें कि गाजीपुर में गोल्ड जीतकर लौटी मंजू रानी का भिवानी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया और अब वो कर्नाटका में होने वाली सीनियर नेशनल में गोल्ड मेडल जीतने के लिए पसीना बहा रही हैं। प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों को तब्दील कर प्लेवे स्कूल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके मद्देनजर बच्चों को पढ़ाने के लिए चयनित आंगनबाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। नागर चौधरी में प्लेवे स्कूल के मद्देनजर ट्रेनिंग जोरों पर है। महिला सुपरवाइजर को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बता दें कि पहले चरण में कुल 1135 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्लेवे स्कूल बनाने का निर्णय लिया गया है। भिवानी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत परीक्षा की तारीखों की भी घोषणा कर दी गई है। इस बार 20 अप्रैल से परीक्षा आयोजित होंगी।
परीक्षा दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक होंगी, जिसके लिए परीक्षार्थियों को आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। साथ ही शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया है कि इस बार 7.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। वहीं परीक्षा के लिए 2500 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र में एंट्री से पहले सभी बच्चों को टेम्परेचर भी चेक यहां पर किया जाएगा। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसको अकेले कमरे में परीक्षा देनी होगी। हरियाणा में 9वीं और 11वीं कक्षाओं की परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि शिक्षा निर्देशालय हरियाणा के निर्देशों पर कोविड प्रोटोकॉल अपनाते हुए नकल रहित परीक्षाओं का संचालन करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 26 मार्च से शुरू होकर 16 अप्रैल तक आयोजित कराई जाएंगी और इन परीक्षाओं के लिए पेपर शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार किया गया है। प्रश्न पत्रों की चेकिंग स्कूल में ही अध्यापक करेंगे। परीक्षाओं का जो परिणाम है जल्द ही घोषित किया जाएगा। हालांकि 1 अप्रैल से नए सत्र को शुरू किया जाएगा और बच्चों को प्रमोट करके अगली कक्षा में बैठने की इजाजत रहेगी, जबकि परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे। कोरोना केस बढ़ने से त्योहारों का जो मजा है वो किरकिरा हो गया है। दरअसल नारनौल में होली के मौके पर बाजार से रौनक गायब है। लोग इस बार होली का त्योहार अपने घरों में ही रहकर मनाने की बात कर रहे हैं। और नारनौल में प्रशासन ने भी होली के त्योहार पर कोरोना को देखते हुए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर होली के कार्यक्रमों को लेकर होली के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच का कार्यालय अब पूरी तरह से गुरुग्राम शिफ्ट हो गया है। आपको बता दें कि एनसीआर के बिजली उपभोक्ताओं की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के निर्देश हैं कि बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाए। दरअसल हरियाणा में बिजली वितरण का कार्य दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के पास है। बड़ौदा नई अनाज मंडी स्थित मार्केट कमेटी कार्यालय के प्रांगण में मिट्टी जांच प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है। लैब में किसान अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा सकेगा और जांच के बाद मिट्टी में जिस चीज की कमी होगी उसे पूरा किया जा सकेगा। करनाल के गांव रायपुर जट्टान के व्यक्ति ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मृतक का शव ले जाने के लिए करनाल के कल्पना चावला अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। बता दें कि मृतक पत्नी को छोड़कर दूसरी महिला के साथ रह रहा था और वहीं अस्पताल में मृतक की पत्नी और दूसरी महिला के बीच में शव ले जाने को लेकर हंगामा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव मृतक की पत्नी को सौंप दिया। यमुनानगर में सड़क हादसे में एक किसान की मौत हो गई है। बता दें किसान रमनदीप भारत बंद के प्रदर्शन से घर वापस लौट रहा था। इस दौरान ट्रॉले ने टक्कर मार दी। हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी में दिवंगत सांसद रामस्वरूप शर्मा को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि सीएम जयराम 2 दिवसीय दौरे पर मंडी में थे। इस दौरान उन्होंने निगम चुनाव को लेकर मंथन भी किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीजेपी नेताओं और साथी कार्यकर्ताओं के साथ नगर निगम चुनावों की समीक्षा करने को लेकर बैठक की और इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमीरपुर जिले को करोड़ों की सौगात दी है। सीएम ने कहा है कि हमीरपुर में विकास को गति देंगे, अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा 7 अप्रैल को पौंचा साहिब में किसान महापंचायत करने जा रहा है। इसमें किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत सहित अन्य नेता शामिल होंगे। आपको ये भी बता दें कि महापंचायत में अलग अलग किसान संगठन भी शामिल होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक तरसेम सिंह ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि किसान आंदोलन को 4 महीने हो गए हैं और प्रदेश में गन्ने, गेहूं, मक्की की कोई खरीद नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी के शासन में किसानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं।
किसानों के भारत बंद का असर जो है वो हिमाचल के नालागढ़ में देखने को मिला। किसान यूनियनों ने रोष ट्रैक्टर रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वहीं सिरमौर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए ही जिला प्रशासन सख्त हो गया है। सिरमौर जिले में नई गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी समारोह अब बिना एसडीएम की अनुमति के नहीं किया जाएगा। साथ ही संक्रमण को देखते हुए बड़े आयोजनों पर भी रोक लगा दी गई है। सुंदरनगर में एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और सदर विधायक अनिल शर्मा ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को ड्रामची बताया है। बता दें आपको, पंडोह में आयोजित महिला सम्मान समारोह के दौरान अनिल शर्मा ने महेंद्र सिंह ठाकुर पर जमकर हल्ला बोला। विश्व भर में कोरोना के कुल मामले 12,66,83,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से 27,78,000 से भी ज्यादा मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। भारत में कोरोना का ग्राफ फिर से लगातार बढ़ने लगा है। देश में कोरोना के 62,276 नए केस सामने आए हैं, जबकि 30,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 1,19,00,000 के पार पहुंच चुकी है। इनमें से करीब 1,13,00,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। बता दें कि देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 36,902 केस मिले हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। 24 घंटे में 1,534 नए केस सामने आए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 6,11,000 को पार कर चुके हैं। इनमें से 8,700 से ज्यादा मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,87,000 के पार पहुंच चुका है। इनमें से 2,74,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के मीटिंग बुलाए जाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूजर्स ने उन्हें लताड़ लगाई। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इमरान खान एक कमरे में 6 लोगों के साथ मौजूद दिखे। आपको बता दें, पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री शिबली फराज ने अपने ट्विटर अकाउंट से 2 फोटोज पोस्ट की। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते इमरान खान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। मिस्र के स्वेज नहर में 3 दिन से एक विशालकाय शिप फंसा हुआ है। कार्गो जहाज के फंसने से लाल सागर और साथ ही भूमध्य सागर में ट्रैफिक जाम लग गया है और कई देशों में पेट्रोलियम पदार्थों की जो डिलीवरी है में देरी हो रही है। चीन ने कहा है कि वो अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड गठबंधन का दृढ़ता से विरोध करता है और उसने अमेरिका से बिना बात के विवाद से बचने और साथ ही क्षेत्र की शांति स्थिरता के लिए और योगदान करने को कहा। इंग्लैंड ने वनडे सीरीज के दूसरे मैच में टीम इंडिया को 6 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 336 रन बनाए थे। इंग्लैंड ने दरअसल 337 रनों के लक्ष्य को 43.3 ओवर में हासिल कर लिया। इंग्लैंड की तरफ से जॉनी बेयरस्टो ने दरअसल शानदार 124 रन बनाए, जबकि बेन स्टोक्स ने 99 रनों की पारी खेली। चलिए, बड़ी खबर में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।